हम लोग फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। जो लोड का नेचर है वो मेरा लीडिंग लोड है, यानी लीडिंग लोड पे हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा जो सर्किट डायग्राम है वो एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है जो ओपन सर्किटेड है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या ऐड करना है? सबसे पहले इसमें हमको लीडिंग लोड जो है ऐड करना है। तो आइए कर देते हैं लीडिंग लोड ऐड। उसके बाद ये जो लीडिंग लोड ऐड हुआ उसके थ्रू जो करंट मेरा फ्लो हो रहा है वो है I2 विथ फेज एंगल फाई। जो फेज एंगल फाई जो बना रहा है वो V2 के साथ, यहाँ जो हमको V2 दिख रहा है इसके साथ फेज एंगल कितना बना रहा है? फाई। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉमन है वो है मेरा कोर। ये कोर जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो है कॉमन है। इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो रहा है? मेन फ्लक्स फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके थ्रू मेन फ्लक्स फाई एम फ्लो हो रहा है और जो कि E1 और E2 दोनों EMF को इंड्यूस कर रहा है। करंट क्या फ्लो हो रहा है? करंट इसके थ्रू IM फ्लो हो रहा है। तो फाई एम जो है वो मेरा कॉमन है फॉर बोथ, प्राइमरी EMF के लिए भी और सेकेंडरी EMF के लिए भी। तो हम लोग सबसे पहले नो डाउट अबाउट इट कि हम लोग स्टार्ट करेंगे या रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, वो किसको मानेंगे? फाई एम को। तो ड्रॉ कर देते हैं फाई एम। तो फाई एम हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फाई एम और आई एम करंट जो होगा वो क्या होंगे? दोनों एक ही फेज में होंगे, है ना, क्योंकि फाई एम के थ्रू ही आई एम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आई एम को हम लोग इन फेज करते हैं विथ फाई एम। तो आई एम भी हमने ड्रॉ कर दिया जो कि फाई एम के साथ इन फेज है। ठीक है, एक ही साथ है। उसके बाद E1 और E2 दोनों ही क्या करेगा? 90 डिग्री एग्जैक्टली लैग करेगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंजेस लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि जो मेरा EMF इंड्यूस होगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में वो क्या होगा? 90 डिग्री लैग करेगा। ठीक है, तो हमने E1 और E2 को क्या करवा दिया? लैग करवा दिया 90 डिग्री, है ना, विथ आई एम एंड फाई एम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो सेकेंडरी वोल्टेज है उसके पास सीरीज में एक एक्स कंपोनेंट लगा हुआ है जो कि इंडक्टिव नेचर का है। तो चूंकि ये इंडक्टिव नेचर का है तो निश्चित ही V2 जो है सम एंगल क्या करेगा? लैग करेगा E2 को, है ना, क्योंकि इंडक्टिव जो लोड होता है उसका नेचर क्या होता है? लैग करना। तो X2 के कारण जो है मेरा V2 लैग करेगा E2 को। ठीक है, तो हमने V2 को लैग करवा दिया E1 E2 से। ठीक है, अच्छा, कोई बता सकता है कि हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ से ही क्यों जो है ये ड्रॉ कर रहे हैं? तो हम लोग को आंसर मिलेगा इस I2 डैश को देख करके। ये जो I2 डैश है हमारा, ये एक्चुअली लोडिंग इफेक्ट के कारण करंट जनरेट हुआ है। यदि यहाँ पे लोड नहीं दिया जाएगा तो ये I2 डैश कुछ होगा नहीं, I2 डैश का वैल्यू 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे लोड दिया गया है तो प्राइमरी से यदि हम लोग करते हैं तो ये करंट हम लोगों के पास कैसे आएगा?
इसका क्या मेज़रमेंट, क्या वैल्यू है, वो वैल्यू तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यदि लोड दिया जाए तो निश्चित ही हम लोग सेकेंडरी साइड को ही पहले रेफरेंस मान के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सेकेंडरी साइड। तो ईएमएफ इक्वेशन सेकेंडरी साइड में कैसे निकालेंगे? अप्लाई केवीएल, तो केवीएल लगाओ इसमें। केवीएल लगाने के बाद क्या आएगा? केवीएल लगाने के बाद V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 प्लस JX2, ये जो है फेज़र सम। V2 जो होगा E2 माइनस I2 R2 प्लस JX2 का फेज़र सम के बराबर आएगा। तो मेरे पास क्या क्या आइडेंटिफाई हो चुका है? मेरे पास किसका किसका जो है हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। हम लोग V2 ड्रॉ कर चुके हैं, E2 ड्रॉ कर चुके हैं। अब रह गया मेरा I2। तो एज़ पर क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं I2 जो है वो फाई एंगल से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। किसको लीड करेगा जी? ये लीड करेगा V2 को। तो एक फाई एंगल से हम लोग V2 को लीड करा देते हैं, है ना। तो फाई एंगल से हमने लीड करवा दिया I2 को, ठीक है, विथ V2। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो Z है, Z इक्वल टू R2 और JX2 का जो है वो फेज़र सम है ना। तो और V2 जो है वो E2 और इस I2 R2 प्लस JX2 का फेज़र सम है। तो वो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमको पैरेलली लाइन खींचना होगा I2 का V2 के साथ, ठीक है। चूँकि V2 के साथ हम लोग खींचेंगे तो मेरा क्या निकलेगा? फेज़र सम निकलेगा। तो V2 के साथ हम लोग I2 R2 का जो है पहले ड्रॉप खींचेंगे, फिर उससे 90 डिग्री क्या करवा देंगे? लैग करवा देंगे I2 X2 को, ठीक है। I2 X2 ड्रॉप जो है वो I2 R2 को 90 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि ये प्योर इंडक्टिव नेचर का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने I2 R2 को पैरेलली, I2 के पैरेलली जो है लाइन खींचा है I2 R2, क्योंकि ये I2 के साथ इन फेज बनाएगा, ठीक है। लेकिन I2 X2 जो होगा वो क्या करेगा? वो 90 डिग्री क्या करेगा? लैग करेगा, ठीक है। तो लैग करवा देते हैं। तो हमने यहाँ पे I2 X2 को 90 डिग्री जो है लैग करवा दिया I2 R2 को। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं Z वाले इक्वेशन को। Z इक्वल टू क्या होता है रे? R2 प्लस JX2, R2 प्लस JX2, यानी दोनों का फेज़र सम, R2 और JX2 का फेज़र सम। तो यहाँ पे R2 है, यहाँ पे X2 है, दोनों का फेज़र सम क्या होगा? जब हम दोनों को मिला देंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा मेरा R है, ये यदि R है, ये X है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? Z होगा। तो इसी थ्योरम का यूज करके, ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग Z जो है यहाँ पे मिला देंगे, है ना। अब तो कोई कंपोनेंट बचा नहीं सेकेंडरी साइड में। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी साइड में। सेकेंडरी साइड का जो सारा कंपोनेंट है वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग प्राइमरी साइड में मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी साइड में जाने के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ एक जंक्शन है, यहाँ एक जंक्शन है और एक यहाँ जंक्शन है। तो यहाँ जो जंक्शन है वो I1 जो है, I1 को डिवाइड कर रहा है I2 डैश प्लस I नोड में, है ना। और ये जो फर्स्ट जंक्शन है वो दिखा रहा है
आई टू डैश और आई नोड का समेसन, फेजर सम, जबकि आई नोड जो है वो आई सी और आई एम का फेजर सम है ना। ये इस करंट का और इस करंट का फेजर सम मेरा क्या है, आई नोड। ठीक है, तो लिखते हैं उसको इक्वेशन में। तो हमने देखा आई एम और आई सी का जो फेजर सम है वो आई नोड बनाएगा, और आई नोड और आई टू डैश का जो फेजर सम है वो आई वन बनाएगा। तो आई टू डैश सबसे पहले हम लोग खींच सकते हैं, उससे पहले हम लोग को आई एम और आई सी खींचना होगा, ठीक ना, क्योंकि ये आई नोड के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाता है। ठीक है, डायरेक्ट फेजर सम है इसका, यानी हम लोग आई नोड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई एम स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर। पिछले वीडियो में हम लोग इसका विस्तार से चर्चा किए थे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो है फेजर डायग्राम खींचते हैं। तो आई एम जो है और आई सी जो है वो क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आई एम जो है वो इंडक्टिव लोड है, आई सी जो है वो रजिस्टिव लोड है, प्योर रजिस्टिव लोड। तो आई एम और आई सी का बीच में फेजर डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये प्योर रजिस्टिव और प्योर इंडक्टिव है। प्योर इंडक्टिव 90 डिग्री क्या करता है, उसका करंट लैग करता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे आई एम है और यहाँ आई सी है, तो आई सी क्या करेगा, लीड करेगा, आई सी लीड करेगा, आई एम लैग करेगा। तो यहाँ पे हम लोग आई सी जो है लैग करते हुए, सॉरी लीड करते हुए, हमने यहाँ पे आई सी को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि 90 डिग्री विथ आई एम है। उसके बाद इन दोनों का फेजर सम, आई एम और आई सी का जो फेजर सम है वो क्या बनाता है, आई नोड। तो आई एम आई सी का हमने फेजर डायग्राम खींच दिया, आई एम आई सी का फेजर डायग्राम खींचा, और जो रिजल्टेंट हुआ मेरा, रिजल्टेंट फेजर डायग्राम क्या बनाया, आई नोड बनाया। अब आई नोड हमको मिल गया। आई नोड के बाद मेरे पास बचा क्या, आई टू डैश। तो चूंकि आई टू हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आई टू जो है वो हम लोग ऑलरेडी खींच चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं। तो आई टू डैश जो होगा बिल्कुल उसके ऑपोजिट में होगा, ठीक ना। तो हमने आई टू डैश भी खींच लिया ऑपोजिट विथ आई टू। ठीक है, उसके बाद जो आई टू डैश और आई नोड का जो फेजर सम है वो किसके बराबर आता है, आई वन के बराबर आता है। तो आई नोड और आई टू का फेजर सम हम लोग इस बार जो है ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। तो हमने आई टू डैश और आई नोड का जो है क्या खींच दिया, उनका फेजर सम आई वन खींच दिया, आई वन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में यदि केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि अब जो है हम लोग को केवीएल अप्लाई करने के बाद ही क्या मिलेगा, प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ इक्वेशन, जिसके चलते कि हमको V1 और E2 के बीच में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, केवीएल अप्लाई यदि हम लोग करते हैं तो मेरा क्या आएगा, V1 इक्वल टू माइनस E1, ठीक है, माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1। ठीक है, तो हम लोग अब इसका फेजर सम और इसका फेजर सम जो होगा वो V1 के बराबर होगा। तो लेट्स ड्रॉ। तो सबसे पहले हम लोग को E1 ड्रॉ करना होगा। तो चूंकि E1 मेरा हम लोग देख सकते हैं कि 5M के साथ जो है 90 डिग्री वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो माइनस EM क्या होगा, जस्ट उसके ऑपोजिट। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं माइनस E1 सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे माइनस E1 खींचा।
तो -E1 हमने खींच दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि I1 R1 प्लस JX1 का जो फेज़र सम होगा E1 के साथ, वो V हमको देगा। तो हम लोग यहाँ पे I1 R1 पहले खींचेंगे, जो कि इन फेज़ होगा I1 के साथ, जबकि I1 X1 जो होगा, X1 जो है मेरा यहाँ पे प्योरली ये इंडक्टिव लोड है। ये X1, सॉरी ये नहीं है, X1 जो है मेरा यहाँ पे, ये X1 है, ठीक है। ये X1, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो हम लोग I1 के साथ इन फेज, पहले देखो E1 में हम लोग ऐड करेंगे I1 R1, उसके बाद ऐड करेंगे I1 JX1, मिल करके मेरा V1 बनाएगा। तो सबसे पहले हमने एक पैरेलली I1 के लाइन को E1 के साथ खींच दिया, ठीक है। यहाँ पे I1 हम लोग देख सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। जो ये शो कर रहा है I1 और I1 R1 दोनों क्या है, इन फेज है, ठीक है। उसके बाद इससे 90 डिग्री लैग करेगा I1 X1। तो अब हम लोग I1 X1 का ड्रॉप का लाइन खींचेंगे। ये हमने I1 X1 को क्या लैग करवा दिया I1 R1 से 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद E1 माइनस E1 I1 R1 और इसका जो समेसन होगा, वो क्या कहलाएगा, V1। तो इसका फेजर सम हम लोग निकालेंगे कैसे, बस हम लोग जो न्यूट्रल पॉइंट है, जीरो पॉइंट है, वहाँ से इसको ऐड कर देंगे, तो मेरा निकल जाएगा उसका V1 का। तो हमने न्यूट्रल पॉइंट को मिला दिया I1 X1 के लाइन से, तो मेरा निकल गया क्या, V1। अब हम लोग यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फेज एंगल बिटवीन V1 इंटू I1, ठीक है। हम लोग यहाँ से फेज एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा था फेजर डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैविंग लीडिंग लोड, ठीक है। थैंक यू।